हाय एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आई एम लवनीत कौर और मैं लेके आई हूँ चंडीगढ़ टीजीटी की मॉक टेस्ट सीरीज। और मैं पढ़ाती हूँ बॉटनी, और इसलिए मैं बॉटनी के क्वेश्चंस आपके साथ सोल्व करूंगी, सारे पीवाईक्यूज जो आपको हेल्प करेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या होता है उसको जानने में। चलिए तो स्टार्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया? जेनेटिक डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है? जीन्स बहुत सारे, और जिससे क्या बनेगी? स्पीशीज बनेगी। अब यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जिसको हम सारे बहुत पसंद करते हैं, सबको पसंद है, और इसके बहुत सारे टाइप्स हमें पसंद है, बहुत सारे टाइप्स में आता है और हर टाइप को हम खाते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो मैंगो की बात करें तो मैंगो की 1000+ वेराइटीज इंडिया में मिलती है। ठीक है, इंडिया में। और मैंगो क्या है? एक ट्रॉपिकल प्लांट है, तो इजीली अवेलेबल है हमारे इंडिया में, तो इसीलिए मैंगो की बहुत सारी वेराइटीज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंजाई? एडिबल फंजाई, एडिबल की बात करें मतलब जिसको हम खा सकते हैं, तो इसमें क्या आता है? मुझे फंजाई के नाम पे, खाने के नाम पे एक ही चीज याद आ रही है, मशरूम। ठीक है, तो मशरूम की जो हम कॉमनली मशरूम खाते हैं वो है अगैरिकस। अब अगैरिकस की भी मैं आपको दो स्पीशीज बता दूं, एक अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस एंड अदर इज अगैरिकस बायोस्पोरस। ठीक है, अगैरिकस बायोस्पोरस। अब जो अगैरिकस बायोस्पोरस है उसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? बटन मशरूम बोल देते हैं, क्योंकि वो थोड़ी ऐसी अपीयरेंस रहता है बटन जैसी। एंड अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, इसको हम फील्ड में ग्रो करवाते हैं, तो ये इजीली अवेलेबल रहता है। ठीक है, अब ये दोनों जो स्पीशीज हैं ये फंजाई हैं, तो और फंजाई की कौन सी क्लास की हैं? ये बेसिडियोमाइकोटा में हम मशरूम को पढ़ते हैं, क्लास बेसिडियोमाइकोटा। इस क्लासिफिकेशन में बेसिडोमाइकोटा के अंडर इनको रखा गया, तो हमारा आंसर है अगैरिकस। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट? इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, ठीक है, इनसाइड द होस्ट। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी, ऑब्लिगेट का मतलब है कंपल्सरी। पैरासाइट मतलब कंपल्सरी पैरासिटिक ही रहेगा, पैरासाइट दूसरों से न्यूट्रिशन लेता है, हमें पता है। तो जो ऑब्लिगेट पैरासिटिक फॉर्म में है तभी जिंदा रह पाएगा, अदरवाइज वो इनएक्टिव हो जाएगा। हमें पता है वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस अगर होस्ट नहीं मिलता है तो इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, अगर होस्ट मिलता है तो एक्टिव होके उसी होस्ट की मशीनरी को यूज करके अपनी कॉपीज बनाता है, राइट? मशीनरी यूज करके अपनी कॉपीज बनाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वायरस की। चले आगे। क्लब मोस बिलोंग्स टू, क्लब मोस किसको बोलते हैं? क्लब मोस का कॉमनली हम बोलते हैं लाइकोपोडियम को। ठीक है, लाइकोपोडियम इज अ क्लब मोस। अब लाइकोपोडियम में होता क्या है? क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह के ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जिसको क्लब लाइक बोला जाता है। और ये है क्या? वैसे ये टेरिडोफाइट है। मोसिस नॉर्मली कहाँ आती हैं? ब्रायोफाइट में। ठीक है, इसमें यही बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो मोसिस हैं वो ब्रायोफाइट में आ रही है। और बट क्लब मोस की बात करें तो क्लब मोस क्या है? एक टेरिडोफाइट है, इसीलिए उन्होंने ऑप्शन में ब्रायोफाइटा भी दे दिया, टेरिडोफाइटा भी दे दिया। और क्लब मोस लाइकोपोडियम इज अ टेरिडोफाइट। हमारा आंसर ये हो जाता है। अच्छा, एक पीट मोस आपने सुनी होगी। पीट मोस हम किसको बोलते हैं? पीट मोस हम किसको बोलते हैं? स्लैजिनेला को। ठीक है, पीट मोस इज स्लैजिनेला। चलिए, मेल गैमीट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। मेल गैमीट की बात करें अगर हम, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पहले पोलन बनता है, पोलन से क्या होता है? मेयोसिस, माइटोसिस होती है। माइटोसिस 1 हुई और ये दो में डिवाइड हुआ, वन इज वेजिटेटिव सेल, अदर इज जनरेटिव सेल। वन इज वेजिटेटिव सेल और दूसरे वाला कौन सा है? जनरेटिव सेल। ठीक है, अब माइटोसिस 2 होगी, जिसमें क्या होगा? ये जो जनरेटिव सेल है ये दो में डिवाइड हो जाएगा, दो गैमीट्स बनाएगा, और जो हमारा वेजिटेटिव सेल है वो एज इट इज रहेगा।
वेजिटेटिव सेल रिमेन एज इट इज। अब अगर हम बात करें दो जो मेल गैमीट्स हैं वो करते क्या हैं, दो जो मेल गैमीट्स हैं, अगर हम फीमेल गैमीट की बात करें तो एक एग एपरेटस से फर्टिलाइज कर जाएगा, एक दो पोलर न्यूक्लियाई से करेगा जो एंडोस्पर्म बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर है हमारा जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल से बन रहे हैं ना दो मेल गैमीट्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेजॉरिटी ऑफ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें पानी चाहिए होता है, वाटर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और जो ऑर्गेनिज्म है वो भी एक्वाटिक होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम एक्वाटिक ही होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर एक्वाटिक। तो यहाँ एक्वाटिक कौन है, एल्गी। ठीक है, अच्छा एक फ्रॉग, थोड़ा सा हम ज़ूलॉजी पे आ जाते हैं, तो फ्रॉग की भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, उसमें भी पानी में करता है वो। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ एल्गी। चलिए, एन एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन इज, अच्छा रिच इन प्रोटीन कौन सी एल्गी है, क्लोरेला। 56% ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन क्लोरेला। हाईली न्यूट्रिशियस एल्गी है, ठीक है, प्रोटीन रिच है, तो क्लोरेला की बात करें। चलें आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। डीप सी वाटर थोड़ी एबनॉर्मल कंडीशन है, कोई लाइट नहीं पहुंच रही, कोई कुछ नहीं है, तो एबनॉर्मल कंडीशन के लिए इनमें से कौन सबसे ज्यादा अडेप्टेड है, इज दैट आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए अडेप्टेड है। मान लो ये क्या है, स्पेशल फोर्सेस, बैक्टीरिया की स्पेशल फोर्सेस हैं, कहीं भी कोई ना जाए, चाहे वो एल्कलीन कंडीशन है, चाहे वो हाईली एसिडिक कंडीशन है, चाहे वो हाई टेम्परेचर कंडीशन है, लो टेम्परेचर कंडीशन है, सैलीन कंडीशन है, इन सब में कौन रहेगा, हमारा आर्के बैक्टीरिया इन सब में रहने के लिए तैयार है। जैसे स्पेशल फोर्सेस होती है ना, उनको हम भेजते हैं जब कहीं कुछ ऐसा मिशन आ जाता है जिसमें हमारी नॉर्मल फोर्सेस सरवाइव ना कर पाए मे बी, तो स्पेशल फोर्सेस सरवाइव करती हैं। तो ये आर्के बैक्टीरिया क्या है, स्पेशल फोर्सेस ऑफ बैक्टीरिया, राइट। चलिए, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए अडेप्टेड। नेक्स्ट, ड्राई इंडाइसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिंकार्पस इंफीरियर ओवरी इज। सिंगल सीडेड फ्रूट जो है हमारा, ठीक है, सिंगल सीडेड फ्रूट मतलब एक फ्रूट में, फ्रूट क्या होगा, सिंगल सीडेड होगा और ड्राई सीड होगा, ड्राई सीड होगा उसमें। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, सिप्सेला कंडीशन। सिप्सेला कंडीशन किसमें होती है, इंफीरियर ओवरी होती है एक, तो इसमें जो फ्रूट बनेगा दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इंफीरियर ओवरी। ठीक है, और ये कंडीशन किसमें पाई जाती है, हेलियांथस एनस, विच इज कॉमनली नोन एज सनफ्लावर। सनफ्लावर में ये कंडीशन, सिप्सेला कंडीशन कॉमन है। चलें आगे, स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, स्मॉलेस्ट फ्लावर की बात करें तो स्मॉलेस्ट फ्लावर हमारा कौन सा है, वोल्फिया। लार्जेस्ट फ्लावर की बात करें तो लार्जेस्ट फ्लावर हमारा कौन सा, एक सेकेंड, एमोर्फोफेलिस। ठीक है, ये लार्जेस्ट फ्लावर है, अप टू 6 फीट जाता है, इतना बड़ा फ्लावर है, और वोल्फिया हमारा स्मॉलेस्ट फ्लावर है। लोटस लिखा है यार ऑप्शन में, लोटस तो देखने में इतना बड़ा होता है, ठीक है, बट एमोर्फोफेलिस से छोटा होता है। चलिए बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम तो इलोंगेशन में हेल्प करता है, कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता है, ग्रोज कॉन्टिन्यूअसली।
ठीक है। ग्रासेस में प्रेजेंट होता है क्योंकि ग्रासेस को क्या होते हैं, कैटल ग्रेज करते हैं, फिर से उग जाते हैं ग्रासेस, ठीक है। तो ग्रासेस में मेनली ये प्रेजेंट होता है और ये कैसी प्राइमरी ग्रोथ शो करता है, हमेशा इलोंगेशन करवाएगा। अच्छा यहाँ पे एपिकल ग्रोथ क्या, एपिकल ग्रोथ कौन करवाता है, एपिकल मेरिस्टम करवाएगा वो तो, ठीक है। तो प्राइमरी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ग्रासेस में प्रेजेंट होता है क्योंकि वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते जाते हैं, जितना मर्जी कैटल्स उनको ग्रेज कर लें वो फिर भी ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। चले आगे। पेयर फ्रूट्स आर ग्रेटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पेयर फ्रूट्स की बात करें तो पेयर फ्रूट्स में क्या होता है, पेयर फ्रूट्स थोड़े खाने में ऐसे होते हैं ना, थोड़े हार्ड सा टिश्यू होता है। तो हार्ड सा टिश्यू क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्रोटेक्ट कर रहा है उसको, और स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेराइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, ताकि जब अगर ओवर राइपनिंग हो जाए तो फ्रूट खराब ना हो, और इसीलिए वो ग्रिटी सी अपीयरेंस, सॉरी थोड़े से ग्रिटी सी होते हैं, जब हम खाते हैं थोड़े हार्ड लगते हैं हमें, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, स्क्लेरेनकाइमा उस स्ट्रेस को रिमूव कर रहा है जो राइपनिंग की वजह से आता है, रिमूव द स्ट्रेस ड्यू टू राइपनिंग, कॉज ड्यू टू राइपनिंग। तो क्या आंसर है हमारा, स्क्लेराइड्स। चलिए आगे। When a plant undergoes senescence, the nutrients may be, अच्छा इसके एग्जांपल देती हूँ। एक कंपनी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, फाइनेंशियल लॉस से गुजर रही है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस है, और इनमें एम्प्लॉइज जो हैं वो थोड़े कुछ यंग एम्प्लॉइज हैं, कुछ ओल्ड एम्प्लॉइज हैं। यंग एम्प्लॉइज की बात करें, प्रोडक्टिविटी हाई है और सैलरी लो है, काम ज्यादा करेंगे। ओल्ड एम्प्लॉइज की बात करें तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी और सैलरी हाई है। अब कंपनी चल रही है फाइनेंशियल लॉस से, तो क्या करेगी कंपनी, ओल्ड वालों को निकाल लेगी पहले, कि ओल्ड वालों को निकाल दें तभी कंपनी का थोड़ा भला होगा, क्योंकि यंग वालों की प्रोडक्टिविटी हाई है। सेम केस विद द प्लांट। अब अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जैसे ही सेनिसेंस स्टार्ट होती है, मतलब बुढ़ापा आता है, तो न्यूट्रिएंट्स वो क्या करते हैं, ओल्ड वाले टिश्यू से ट्रांसफर कर देते हैं, न्यू वाले पार्ट्स में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये काम ज्यादा करेंगे और न्यूट्रिशन भी कम लेंगे, ठीक है। तो इसकी हम बात करते हैं, मतलब न्यूट्रिशन इक्वली हो सकती है, बट क्या है, काम ज्यादा करेंगे। फोटोसिंथेसिस, अगर लीव्स की बात करें तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स में भी विथड्रॉन, ठीक है। तो बूढ़े जो होंगे उनसे न्यूट्रिएंट वापस ले सकते हैं, प्लांट से बुढ़ापे में जाएगा। और इसकी एक और चीज बता दूं, न्यूट्रिएंट्स अगर फ्रूट में रखे हैं तो प्लांट को जरूरत है ना, प्लांट का क्या हो रहा है, प्लांट सारा मतलब ज्यादा है, प्लांट्स के पास ज्यादा क्या है, ओल्ड एम्प्लॉइज हैं अगर प्लांट के पास, मतलब सारे टिश्यूज अगर बुढ़ापे पे जा रहे हैं तो सारे टिश्यूज ओल्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स को क्या करेंगे, वहां से निकाल लेंगे, दूसरी जगह लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए, the deficiency of which micronutrient results in little leaf disease। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, पहले तो जो हमें बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, विच इज मतलब प्लांट को, विच इज रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट हम उसको बोलेंगे। अब अगर हम बात करें तो जिंक की कमी से क्या होता है, लिटिल लीफ डिजीज होती है। लिटिल लीफ डिजीज में क्या होता है, पेटियोल छोटी रह जाती है, लीफ भी छोटा रह जाएगा, और इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम होगी, फोटोसिंथेसिस कम होगी, यील्ड कम आएगी, फाइन। तो क्या होगा, प्लांट पे इसका ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा। तो जिंक की बात करें तो जिंक वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिसकी डेफिशिएंसी से लिटिल लीफ डिजीज होती है। चलिए, which of the following is not an essential element for the plants।
एसेंशियल एलिमेंट, जिंक तो अभी अभी बात की, आयरन भी इंपॉर्टेंट होता है, कॉपर भी होता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम के होने ना होने से प्लांट पे इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, प्लांट को कोई फिक्र नहीं एल्यूमिनियम हो ना हो, तो प्लांट क्या है हमारा, ठीक है। बट हाँ, प्लांट की अगर हम बात करें तो अगर एल्यूमिनियम बहुत ही ज्यादा हाई होगा तो वो टॉक्सिसिटी कर सकता है, बट वैसे जनरली नहीं भी हो तो प्लांट पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एसेंशियल है नहीं प्लांट के लिए। चले आगे, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इनसाइड। लाइट रिएक्शन की बात करें, लाइट रिएक्शन जो होती है प्लांट में तो वो क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि उससे क्या होता है कुछ फोटॉन्स क्लोरोफिल में एक्साइट होते हैं जो आगे जाके फिर एनर्जी यील्ड करते हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती कहाँ है हमारी, ये होती है ग्रेना में, ठीक है। और लाइट रिएक्शन के बाद हमारी होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो लाइट इंडिपेंडेंट है, इट इज dependent on the product of light reaction, it is dependent on the product of light reaction, मतलब light reaction के जो products हैं उन पे dependent है ये, right। चलिए, और ये जो डार्क रिएक्शन है ये कहाँ हो रही है, स्ट्रोमा में होती है। अब लेट मी एक्सप्लेन, स्ट्रोमा कहाँ है, ग्रेना कहाँ है, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। ये क्या है, अगर एक इसकी बात करें तो एक क्या है, ये थाइलाकोइड है, मतलब एक पूरी बिल्डिंग है ये, और उसमें एक फ्लोर क्या है थाइलाकोइड, और बिल्डिंग क्या है पूरी ग्रेना, और नेक्स्ट ये यहाँ है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या है, पूरी जो ग्राउंड फ्लोर का फ्लोर है जिस जमीन पे पूरी बिल्डिंग बनी है उसको हमने स्ट्रोमा बोल दिया, ठीक है। ग्रेना स्ट्रोमा समझ आ गया, क्लियर। चले आगे, इन हायर प्लांट्स द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज। हायर प्लांट्स की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की शेप कुछ ऐसी होती है, थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे होता है, ठीक है, बट ये इस शेप को हम बोल देते हैं डिस्कोइड शेप। अभी अभी बनाया मैंने, डिस्कोइड शेप बोल देते हैं। और अगर हम कप शेप्ड की बात करें तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्गी में प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट इन एल्गी। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, एल्गी में। एल्गी में स्पेसिफिकली कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज में कप शेप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हायर प्लांट्स में कैसा रहा हमारा, डिस्कोइड। चले आगे, इन सेलुलर रेस्पिरेशन द फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन इज। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो जो ऑक्सीजन हमारी होती है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बाद उसमें जो ईटीसी साइकिल होता है, ईटीसी साइकिल में O2 एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, और जिसके बिना ईटीसी साइकिल हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पॉसिबल ही नहीं है अगर यही O2 प्रोटॉन को एक्सेप्ट ना करे। और इसी में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें वाटर को तोड़ते हैं हम, ऑक्सीजन निकलती है, प्रोटॉन निकलता है, वो सारी रिएक्शन इसी में होती है, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस पे वाटर का टूटना उसको हम फोटोलिसिस बोल देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इन सेलुलर रेस्पिरेशन द फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटॉन इज ऑक्सीजन। चलिए, इन एनारोबिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। अच्छा, बात करते हैं पहले ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बन रहे हैं हमारे प्लस 2 NADPH। अब NADPH की बात करें, 2 ATP प्लस 2 into 3 कितने एटीपी हो गए, 8 एटीपी हो गए टोटल। एक NADPH 3 के बराबर होता है ना, 3 एटीपी। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद हम बात कर रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन की, तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 2 NADPH मतलब 6 ATPs। नेक्स्ट हमारे आता है सिट्रिक क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, हमारे 6 ATP होते हैं, सॉरी 6 NADPH होते हैं,
6 NADPH होते हैं और एक सेकेंड, 6 NADPH और 2 FADH। 6 into 3 plus 2 into 2, how many? 22। 22 ATP plus 6 plus 8 कितना हुआ? 36 is the answer। 36 ATP आंसर हुआ इसका। चलिए, तो 36 क्या है हमारा आंसर। चलिए आगे, वर्नेलाइजेशन। अच्छा, वर्नेलाइजेशन क्या होता है? अगर हम प्लांट को या हाइड्रेटेड सीड्स को सॉरी नॉट सीडलिंग्स, उनको हम लो टेम्परेचर से एक्सपोज करवा दें, या मतलब कंडीशन ही ऐसी है, नेचुरल कंडीशन ऐसी है या आर्टिफिशियल कंडीशन ऐसी बना दें, तो उससे क्या होगा, हम फ्लावरिंग करवा सकते हैं उनमें, वी कैन इंड्यूस फ्लावरिंग। ठीक है, अब इससे उल्टा भी कर सकते हैं, अगर लो टेम्परेचर का एक्सपोजर कम कर दें तो क्या होगा, फ्लावरिंग रुक भी सकती है, फ्लावरिंग कैन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, दोनों तरह ये काम करेगा, डीवर्नलाइजेशन भी हो सकती है और वर्नलाइजेशन, बट वर्नलाइजेशन कैसे होती है, लोअर टेम्परेचर पे। चले आगे, नेक्स्ट, बोल्टिंग में बी इंड्यूस्ड बाय। बोल्टिंग की बात करें अगर हम, बोल्टिंग क्या होता है? बोल्टिंग होता है प्री मैच्योर प्लांट्स में फ्लावरिंग करवाना। ठीक है, जब प्री मैच्योर प्लांट्स में फ्लावरिंग हो जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोल्टिंग। एंड दिस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय जिब्रेलिन। जिब्रेलिन से हम इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए, बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाना को हम राइजोम से करते हैं। ठीक है, ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर सुना होगा, पोटैटो को ट्यूबर से। बल्ब्स किस में होती हैं? लिलीज में, गार्लिक में एंड अनियन में। ठीक है, एंड सकर्स की बात करें, एक सेकेंड, सकर्स मिंट में। ठीक है, ये वेजिटेटिवली हम इनको ग्रो कर सकते हैं इन सारे स्ट्रक्चर्स की, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेके। चलिए आगे, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। एम्ब्रियो का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम क्या बोल देते हैं? पार्थिनोकार्पी। और ये क्या है? एसेक्सुअल फॉर्म है रिप्रोडक्शन की। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पार्थिनोकार्पी हम इसको बोल देते हैं इस प्रोसेस को। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है बनाना, क्योंकि बनाना में क्या होता है, कोई सीड नहीं बनता, नो सीड इज फॉर्म। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन। विंड पोलिनेशन की बात करें, अच्छा बताओ, ये है हमारा प्लांट, सुंदर सा फूल है, नेक्टर भी है इसके पास, इसको क्या जरूरत है विंड पे डिपेंड होने की, क्योंकि इसके पास आ रहे हैं अलग अलग इंसेक्ट्स इसकी पोलिनेशन करवाने। ठीक है, तो इसको जरूरत ही नहीं है विंड की। अब बात करते हैं हम एक प्लांट की, ये कुछ ऐसा सा प्लांट है, नो फ्लावर्स, कोई फ्लावर नहीं है इसमें, इस बेचारे के पास। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड रहेगा? कोई नेक्टर नहीं है, कोई फ्लावर्स नहीं है सुंदर सुंदर, तो ये विंड पे डिपेंड रहेगा। मैं बात कर रही हूँ ग्रासेस की, क्योंकि ग्रासेस डिपेंडेंट है विंड पॉलिनेशन पे, क्योंकि कोई फ्लावर नहीं है, कोई नेक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ग्रासेस हमारा आंसर। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन भी होती है कुछ हद तक, और ग्रोथ भी कम होती है, रिटार्डेड ग्रोथ इज देयर, मतलब थोड़ा चाइल्ड जो होता है वो एबनॉर्मल रहता है नॉर्मल चाइल्ड से। और इसमें ये होती क्यों है, ट्राइसोमी कंडीशन, मतलब 21 जो हमारे क्रोमोसोम का पेयर है उसमें एक एक्स्ट्रा पेयर आ जाता है, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम अच्छे से नहीं हो पाती।
ठीक है, क्रोमोसोम सेग्रीगेट अच्छे से नहीं हो पाते तो उस कंडीशन को हम बोल देते हैं डाउन सिंड्रोम, मतलब वो रिजल्ट करता है डाउन सिंड्रोम कंडीशन में। तो इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, लिंकेज नहीं, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, राइट। चलिए, हीमोफीलिया इज हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया क्या है, ब्लड एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ब्लड इज देयर, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ब्लड इज देयर। अब हीमोफीलिया की बात करें तो ये डिपेंड एक्स लिंक डिसऑर्डर होता है, मतलब अगर ये कंडीशन है फीमेल में तो फीमेल क्या है, कैरियर, क्योंकि फीमेल पे ये वाला इसको डोमिनेट नहीं करने देगा, ये वाला एक्स, फीमेल कैरियर रहेगी। बट अगर हम बात करें मेल्स की, तो अगर मेल्स में ये एक जीन प्रेजेंट है तो मेल्स हीमोफिलिक रहेगा। और फीमेल कब हीमोफिलिक होगी, अगर दोनों एक्स पे कंडीशन ये है, देन फीमेल इज हीमोफिलिक। अदरवाइज मैक्सिमम तभी जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर की तरह एक्ट करती हैं। अब अगर हम दोनों पेरेंट्स की बात करें, दोनों पेरेंट्स हीमोफिलिक हैं, तब जाके कंडीशन है कि उनके सारे ऑफस्प्रिंग जो हैं वो हीमोफिलिक रहेंगे, ठीक है। अगर मदर इस कंडीशन में है तो मदर क्या है, कैरियर, और फादर इस कंडीशन में तो फादर हीमोफिलिक है। तो इसमें प्रोजेनी अलग अलग टाइप की बनेगी, बट जो भी इस एक्स की अगर बनती है तो ये नॉर्मल रहेगा, ये बनती है तो ये हीमोफिलिक है, ये बनती है तब भी ये नॉर्मल रहेगा, कैरियर होगा बट। क्लियर है पॉइंट, तो हमारा एक्स लिंक डिसऑर्डर। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट। पार्शियल रूट पैरासाइट की बात करें मतलब हाफ रूट पैरासाइट, तो इसमें क्या आता है हमारा सैंडलवुड। सैंडलवुड में क्या है कि सैंडलवुड वैसे तो फोटोसिंथेसाइज करता है, इट फोटोसिंथेसाइज, बट ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर के लिए किस पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑन द रूट ऑफ अदर प्लांट्स। तो ये क्या है, पार्शियल रूट पैरासाइट है, मतलब फोटोसिंथ अपना खाना तो खुद बनाएगा बट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स लेगा दूसरे प्लांट, तो पार्शियल हुआ सैंडलवुड। अच्छा, इन सब में ओरो जो बैंके है ये है टोटल रूट पैरासाइट, क्या है ओरो बैंक, टोटली डिपेंडेंट रहेगा दूसरे प्लांट पे। चलिए आगे, चलिए, हाइब्रिड विगोर इज इंड्यूस्ड बाय, हाइब्रिड विगोर है क्या, इसमें क्या होता है, हाइब्रिड बनाते हैं हम, जो पेरेंट 1 से मान लो पेरेंट 2 है, यहाँ पे हाइब्रिड बनेगा, F1 जनरेशन आएगी, जो ये F1 जनरेशन आएगी ना ये सुपीरियर होगी अपनी पेरेंट जनरेशन से, सुपीरियर इन कैरेक्टर्स, मतलब अगर पेरेंट्स क्या है मिडिल क्लास तो ये हाई क्लास की होंगी, ठीक है, सुपीरियर इन कैरेक्टर्स, तो उसी को हम बोल देते हैं हाइब्रिड विगोर। अब ये कैसे बना, अब आप यू कैन क्लियरली सी दैट ये कैसे बना, क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, देन सी हमारा आंसर है। चलिए आगे, राइजोबियम इज एन एग्जांपल ऑफ, राइजोबियम की बात करें अगर हम, तो राइजोबियम क्या है, ठीक है, राइजोबियम क्या है, एक जस्ट अ सेकेंड, राइजोबियम क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या हेल्प करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, हेल्प्स टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, प्लांट के लिए अवेलेबल करवा रहा है, तो प्लांट के लिए क्या है, नेचुरल फर्टिलाइजर, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर बोल सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, फिर हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं बॉटनी के, आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।